अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुलसाना मंशा एक बार फिर आपके सामने विद अ ब्यूटीफुल शो लेंस एंड लाइट विद गुलसाना मंशा। नाज़रीन, जिस चेहरे के साथ हम पैदा होते हैं वो यकीनन हमारा अपना इंतखाब नहीं होता, लेकिन जिस किरदार के साथ हम मरते हैं उससे तराशने के ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। समझने की बात यह है कि इंसान को दो चीज़ें तबाह कर देती हैं, एक उसके दोस्त की ख़यानत और दुश्मन का रहम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यू मस्ट बी डूइंग वंडरफुल थिंग्स इन योर लाइफ। यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट and making maximum of your contributions to make this world a better place. Thank you so very much for joining me in this episode. नाज़रीन, जिस चेहरे के साथ हम पैदा होते हैं वो यकीनन हमारा ख़ुद का इंतखाब नहीं होता, लेकिन जिस किरदार के साथ हम मरते हैं उसे तराशने के ज़िम्मेदार बेशक सिर्फ हम खुद होते हैं। और इस किरदार साजी के बीच में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन लिटरेचर प्ले करता है। डेफिनेटली लिटरेचर कनेक्टेड टू कल्चर, कल्चर्स ऑफ कोर्स इंटरकनेक्टेड टू रिलीजन्स, और ये जितने इंटरकनेक्शंस हैं ये उन तमाम शख्सियात को जन्म देते हैं जो अदीब कहलाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज लिटरेचर और अदब की बातें कहाँ से कर रही हूँ, सकाफ़त की बातें कहाँ से कर रही हूँ। जनाब, बिल्कुल इसलिए क्योंकि आज के मेरे शो के मेहमान डेफिनेटली एक अदीब हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं मेरे बहुत प्यारे भाई और आप सबके जाने माने आज़म मलिक भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी, बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच। जनाब आज़म मलिक साहब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इजाद लैब्स के और को फाउंडर हैं फ्यूचर फेस्ट के। इसके अलावा आज जो मैं डिस्कवर करने के लिए यहाँ बैठी हूँ वो मैनेजिंग डायरेक्टर और को फाउंडर से पहले की कहानी है। आप सब इनको इस शनाख्त से तो जानते हैं, लेकिन इससे पहले आज़म भाई क्या कर रहे थे, क्या कहानी है ज़िंदगी की, कहाँ से चले कहाँ तक पहुँचे, और वो जो है ना, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, क्या ये सफ़र आहिस्ता कटा? तो पूछते हैं कि क्या आज़म भाई का सफ़र आहिस्ता चला या बहुत तेज़ी से इन्होंने ये मंजिलें तय की। आज़म भाई कहाँ से चले, कौन है आज़म मलिक? आज एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं हम आपके पास। जी, बहुत शुक्रिया गुलसाना। इस बात का भी शुक्रिया कि आपने लेंस एंड लाइट शुरू किया, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जितना तुम में टैलेंट है और जिस तरह तुम निकाल लेती हो इंफॉर्मेशन अपनी मर्ज़ी की लोगों के अंदर से, तो मुझे नहीं पता था कि पहला शिकार मैं ही हो जाऊंगा। तो मैं बेटा जब पैदा हुआ शेखुपुरा में, लाहौर के करीबी एक ज़िला है, और लाहौर के बिल्कुल करीब होने की उसे सज़ा मिली कि वो डेवलप नहीं हो सका। अच्छा। क्योंकि जो बड़े शहरों के करीब छोटे शहर होते हैं, हाँ, उन्हें वो बड़े शहर खा जाते हैं। लोग शॉपिंग करने, पढ़ने और बड़े शहरों में आते हैं और वो शहर ग्रो नहीं कर पाते। तो ये महरूमी मेरे अंदर तब से थी जब से मैंने होश संभाला। ठीक है। और एक छोटे शहर के रहने वाला था, उसकी सड़क ख़राब थी, और वो मेरे पूरी बचपन से जवानी तक टूटी रही, क्योंकि हम छोटे शहरों के लोग दूसरे दर्जे के शहरी होते हैं। बड़े शहरों में जिस तरह तरक्कियाँ हो रही होती हैं, लाहौर में जिस तरह आए दिन सड़कें बन जाती हैं, तो आप थोड़ा सा लाहौर से बाहर निकलें तो आपको उनकी महरूमियों का अंदाज़ा होगा। तो उन महरूमियों के साथ मैं पला बड़ा। अच्छा। लेकिन हमेशा था कि मैं कुछ फ़र्क करूं। तो लोग पैसे के लिए बहुत कमीनियाँ करते थे, मैं अपनी पॉकेट मनी दोस्तों पे खर्च कर देता था। शायद फ़र्क साबित करना चाहता था कि मैं वैसा नहीं या उतना कमीना नहीं हूँ जितने बाकी लोग हैं। होता तो है इंसान फितरतन थोड़ा बहुत। हाँ, आपकी डार्क साइड्स होती हैं। अच्छा, मेरी अम्मा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें था कि मैं घर में पढ़ाऊँ बच्चों को, और जो छोटे बच्चों के साथ इस माशरे में जो कुछ हो रहा होता है उसको उन्हें शऊर था। तो उन्होंने उस वायलेंस से बचाने के लिए हमें बचपन में घर में पढ़ाया। अच्छा। और मुझे तीसरी क्लास में स्कूल भेजा। हाँ। अच्छा, जब मैं तीसरी क्लास में गया तो बाकी जो मेरे क्लास फेलो थे मुझसे बड़े थे। ठीक है। अच्छा, क्योंकि मुझे अम्मा ने पढ़ा के 6 महीने में तो सीधा ही तीसरी क्लास में डाल दिया। अच्छा। तो मेरी उम्र अगर 5 साल थी तो बाकी बच्चे 8 साल के थे। ठीक। अच्छा, उनके साथ ग्रो करना एक सप्रेसिव माहौल में, हाँ, उन्होंने मेरी पॉकेट मनी कभी छीन लेनी, कभी कोई किताब छीन लेनी, तो वो एक मैं
एक मेरे अंदर ना बहुत वो था डिप्रेशन ना कि यार मैं इसी तरह गुजारा करता रहा। अच्छा, जब मैं कॉलेज गया तो फिर थोड़ा मैं वोकल हुआ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया, फिर मुझे लगा कि जो ज्यादती है मेरे साथ हुई है, मैंने वापस भी लोगों को जेस्चर देना है जो है कि मैं अब ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठीक है, बिल्कुल। तो वो हमेशा से ना खुद के साथ लड़ता रहा। बचपन में कमज़ोर था जिस्मानी तौर पे, अभी भी कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो बॉडी मेरी, तो मैंने फिर कराटे सीखना शुरू किए। अच्छा, कि मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ और मुझे कोई बंदा मुझसे कोई चीज़ छीने ना, या मुझे इस तरह से कोई तशद्दुद ना करे, या मैं डिफेंड कर सकूँ खुद से। तो जब आप घर जाके कभी अम्मा को या अब्बा को बताते थे कि मेरे साथ ये होता है, बिकॉज यू वर द यंगेस्ट इन द क्लास, राइट? जी जी। और इसका मतलब है कि बहुत छोटी उम्र में आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ली थी कि जब आप किसी ग्रुप में जाते हैं या कम्युनिटी में जाते हैं या सोसाइटी में जाते हैं, तो एक पीयर प्रेशर है जो बनता है। आपको नहीं लगता कि ये एक प्लस पॉइंट बन गया आपके लिए? नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप बड़ी मछलियों के तालाब में कोई छोटी मछली छोड़ दें तो वो बेचारी पनप भी नहीं सकती, खौफ से ही उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अच्छा। तो मुझे तो वो बड़ा वो तकलीफ दे लगता है सारा एहसास ना। फिर छोटा शहर था, ठीक है। हाँ। और एक चीज़ थी पॉजिटिव कि मेरे वालिद उस शहर के बड़े बिजनेसमैन थे, तो उनकी वजह से मुझे बड़ा सारा कहीं ना कहीं रिलीफ, कहीं बचत हो जाती थी ना। अच्छा अच्छा। टीचर भी रिस्पेक्ट करते थे। हाँ। तो लेकिन मुझे ये था कि मैं कुछ ऐसा करूँ, कोई अपने अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करूँ कि इर्द गिर्द जो है ना मेरे ताबे हो जाए किसी तरह। अच्छा, फिर यही सोच मुझे आहिस्ता आहिस्ता सहाफ़त में ले आई। जो ही मैं गवर्नमेंट कॉलेज आया तो दौरान तालीम ही मैंने रोज़नामा जंग ज्वाइन कर ली। ठीक है। अब ये उस वक्त का बड़ा अखबार था। जो ही मैंने ज्वाइन किया मुझे लगा कि मैं किसी पावर कॉरिडोर में आ गया हूँ, लोग मुझे ठीक मिलना शुरू हो गए। हाँ। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं किसी को ब्लैकमेल करूँ, लेकिन मुझे भी कोई नहीं करता था तब। हाँ। तो पावर में रहने का एक फ़ायदा होता है कि लोग भी आपको एक्सप्लॉइट नहीं करते, आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप पुरसुकून ज़िंदगी। तो वो जो मैंने 8-10 साल गुजारे जंग अखबार में और गवर्नमेंट कॉलेज में स्टूडेंट लीडर था, तो उसने मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका, दोनों बड़े अदारे थे, वहाँ से बहुत कुछ सीखा। ठीक है। ज़िंदगी को करीब से देखा। हाँ। बड़े लोगों से दोस्तियाँ हो गई। अच्छा, हामिद मीर और मैं, एक ही अहद था हमारा जंग में। सुहेल वलायच, मैं, हामिद मीर और इस तरह के बहुत बड़े नाम। सही। तो वो हम इकट्ठे काम करते थे, तो मेरे लोगों का वो जो शहर था ख़त्म होता गया कि लोग एक ही तरह के होते हैं, तो खुद पे मेहनत करनी ज़रूरी है। अच्छा, इस सारे अरसे में मेरी शायरी साथ साथ चलती रही। हाँ, मैं यही पूछने लगी कि आज़म भाई वो अपनी वो जो गाँव की ज़िंदगी उसको मिस करते? हाँ, मुझे लगता है एक वक्त तक तो बहुत करता था। हाँ। जब तक मुझे ज़िंदगी का कोई बड़ा मकसद नहीं मिला था, जिस तरह अभी मेरे बच्चों की वजह से मुल्क की टेक इंडस्ट्री में की इकोसिस्टम बिल्डिंग में हमारा एक रोल बन गया। हाँ। और जब हम देखते हैं कि मुल्क में इतने ज़्यादा पैसे हमारे इस अदारे की वजह से आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, और लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। हाँ। और इजाद उसमें सारा दिन वो IT के लोग आते हैं जो मुल्क के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी और फ्यूचर भी हैं। तो फिर मुझे वो पछतावा मेरा कम हो जाता है, वरना मैं वहाँ बड़ा खुश था। हाँ। वहाँ मैं जब कॉलेज से वापस गया तो लोकल पॉलिटिक्स में भी चला गया। हाँ। वहाँ से काउंसलर रहा, फिर वाइस चेयरमैन रहा लोकल म्यूनसिपैलिटी का। तो बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं थे, लेकिन वो पावर में आ गया जिसे लोग इम्पोर्टेंट समझते। फिर मेंबर ज़िला कौंसल बन गया 2001 में। वाह जी वाह, ये तो फिर बहुत तेज़ चली, आहिस्ता आहिस्ता नहीं चली। हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि एक ज़िंदगी में कई ज़िंदगियाँ गुजारी हैं। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि ये सफ़र जो है कोई बहुत तेज़ चला हो। मुझे लगता है कि मैंने कई ज़िंदगियाँ गुजारी हैं और बड़ा मुतमईन उस सारे से। तो जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था तो वहाँ पे अदबी सर्कल हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज से इसलिए बाकी सबसे फ़र्क है कि जब मैं वहाँ पढ़ता था तब 28 लिटरेरी सर्कल्स थे, 28 ऐसी सोसाइटीज़ थी जहाँ लोगों की कैपेसिटी बिल्ड की जाती। तो मैं पंजाबी मजलिस का सदर बन गया। ठीक है। तो पंजाबी सूफ़ियों को पढ़ा, बाकी भी लिटरेचर पढ़ने का मौका मिला, लेकिन मुझे लगा कि जो पंजाबी सूफ़ी शायरी है इसमें जितना बड़ा इंसान दोस्ती का पैगाम है शायद किसी और ज़ुबान में ना हो। ये किस तरह से आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, ये शायरी की तरफ जो आप आए? अच्छा, मेरे अदब की तरफ आप आए। मेरे दादा एक सूफ़ी थे, मैं उन्हें बहुत हाई रेट करता हूँ उनके करैक्टर की वजह से, और जो उनके बारे में लोगों ने हमें बताया। ठीक है। तो उन्हें बहुत सारे सूफ़ी शोरा का कलाम याद था और वो अपनी गुफ्तगू में वो बात भी किया करते थे। जिस तरह शाह हुसैन का एक शेर कि शाह हुसैन शहादत पावन,
जो मरण मित्रा दे अगे, वाह, कि जो दोस्त के आगे होके मरता है वो भी शहीद है। हाँ, तो वो हमेशा अपने दोस्तों में ये कि दोस्ती ये भी है, दोस्ती फायदा लेना नहीं है, बिल्कुल, दोस्ती किसी के लिए सर देना भी है। सर देना भी है। अच्छा, तो वो इस तरह के विजडम, जिस तरह वारिस शाह और सदाई जिंदे ने जिन्हें कीतियां नेक कमाइयां ने, ये भी मैंने उनसे सुना अपने बचपन में, फिर बाद में पढ़ा भी कि जो भी नेक काम करता है वो हमेशा जिंदा है। बिल्कुल, और ये वारिस शाह ने कहा, पूरी दुनिया का ये फ़लसफ़ा है। और सबसे बड़ी बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद है। बिल्कुल, तो मुझे लगा कि फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, फ़ायदा पहुंचाने वाला ही बंदा दुनिया में सबसे बड़ा है। हाँ जी, तो मैंने फिर हर वक्त कोशिश करना शुरू कर दी कि मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए मुफीद हो जाऊं, कुछ बड़ा नहीं कर सकता, उन्हें आपस में मिला दूं। अच्छा, नेटवर्किंग लोगों को बहुत आम लगता है। मुझे लगता है कि 2025 की नीड है नेटवर्किंग, क्योंकि वही आपकी नेटवर्थ बन जाती है। हमारे और आपके जैसे लोगों का काम है दूसरों के साथ कनेक्ट कर देना। जी। आगे उस इंसान ने कितना बेनिफिट करना है या किस तरह से अपने रास्ते तलाश करने हैं या उन लोगों के साथ जुड़ के अपने सर्कल को चलाना है, ये मेरा ख्याल है कि ये उस इंसान के अपने अंदर ये स्किल मौजूद होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि जब भी मैं एजाद लैब्स आई हूँ या जब भी हमने सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों की एजाद लैब्स की एक्टिविटीज़ देखी, हमने देखा है कि द ड्राइंग रूम इज़ ऑलवेज फुल ऑफ पीपल। आज़म भाई, एक और बहुत खूबसूरती जो आपके किरदार की, जिसका मैं जिक्र बहुत जगह पे करती भी हूँ, और वो ये है कि मेहमान नवाजी। आजकल तो लोग ये दुआ करते हैं वो को ना ही आए तो चंगा है लेकिन आप हमेशा मेहमानों को वेलकम करना और फिर उनको अच्छे तरीके से सर्व करना, यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू। और आपको पता है कि आज के एजुकेशन सिस्टम के बीच में जो एजुकेशनिस्ट इस वक्त एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटैलिटी को एक कंपल्सरी सब्जेक्ट की तरह करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए। बहुत अच्छी है बात। तो आपके अंदर मैंने वो हॉस्पिटैलिटी देखी, वो एथिक्स मैंने देखे, वो एटिकेट्स, वो अदब आदाब मैंने देखे। तो ये कहाँ से? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया गुसाना। हाँ। मेरे फोर फादर्स, दादा और वालिद, हाँ, और उनसे पहले मेरे परदादा भी वहीं पे थे जी। तो उनके बारे में जो लोगों से सुना और जो देखा अपने बचपन में कि बहुत मेहमान हमारे घर आते थे। मेरी अम्मा का बहुत ही कमाल था कि अगर 100 मेहमान भी हैं तो खुद खाना बना रही हैं। और दादा कहते थे कि जब तक आपके घर मेहमान आते रहें, हाँ, तो ये यकीन रखो कि मालिक तुमसे खुश है, तभी अपनी बेहतरीन मखलूक को भेज रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये बात थी हमारे एक मेहमान आना बहुत अच्छी बात होती है। बचपन में सर्व करते थे, हमारी आदत थी, तो आदत पे खाना लेके जाना जो जिम्मेदार आए थे, तो वो इस तरह एक ट्रेड बन गया फैमिली का ना। तब तक नहीं पता था इसका कितना फ़ायदा है। हाँ। लेकिन जब मेरे बच्चे टेक बिजनेस में आए, इंटरनेशनल वो डेलीगेशन लेके जाते हैं आईटी इंडस्ट्री के, और बहुत सारे मुल्कों में लेके जा चुके हैं, तो वो जहाँ भी कहीं गए उन्होंने बताया कि वहाँ आपका फ़लाँ दोस्त मिला था, हाँ, और उसने बड़ा हमें वेलकम किया, हमें अपने घर रखा और बड़ी पजीराई की। तो मुझे लगा कि जब वो मेरा दोस्त बना था वही, हाँ, कॉलेज में या बचपन में, तो मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे ये काम आएगा। हाँ। लेकिन तब का अगर अच्छा गुजरा हुआ वक्त आपके 30 साल बाद आपके बच्चों के काम आ रहा है और उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू बन रही है, तो मुझे लगा कि जो आपके बेलौस मिलना है वो भी कहीं ना कहीं आपको पे कर रहा होता है। हाँ। भले मेरे सुनने वालों में से किसी को ना किया हो, लेकिन उनको औलाद को जरूर पे करेगा। और हमारा तो बिलीव है कि अगली दुनिया में भी, अगली ज़िंदगी में भी उसका अजर है। तो फिर मैंने मौलाना रूमी को पढ़ा, इकबाल भी उन्हें अपना मुर्शद या उस्ताद कहते थे, तो उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो खुदा तक पहुंचने के मुमकिन रास्ते हैं। तो मुझे लगा कि जो आपके सामने बैठा हुआ बंदा है वो तो आपको खुदा तक पहुंचा सकता है, जिसकी तलाश में हर इंसान फिर रहा है। और फिर मैंने मुन्नू भाई से सीखा, मेरे उस्ताद थे, अल्लाह उनके दर्जा बुलंद करे, बहुत बड़े साफ़ी थे। तो उन्होंने कहा कि जो भी बंदा तुम्हारे सामने बैठा हुआ है उसमें कोई एक चीज़ ऐसी ज़रूर है जो तुम में नहीं है, और ये दलील काफ़ी है उसे अपने आप से बेहतर समझने के लिए कि जब तुम उसे रिस्पेक्ट दोगे, वेलकम करोगे, होस्ट करोगे, तो तुम उससे कोई ऐसी चीज़ सीख लोगे कि तुम्हारी ज़ात और बेहतर हो जाएगी। तो हमें लगता है कि हर बंदा जो है ना, आपको कुछ सिखाने के लिए आता है, आपको फुलफिल करने के लिए आता है। अगर आपके दिल में उसकी रिस्पेक्ट है तो फिर आपसे ज़रूर सीखेंगे। अगर आपको ये वहम है कि मुझे ही सारा कुछ पता है, तो फिर आप तो सीखने के मोड में ही नहीं है, फिर वो लर्निंग प्रोसीजर। तो हमारी जितनी सक्सेस है, मेरे बच्चों की, हमारी फैमिली की, उसके पीछे अगर मैं एक बात बताऊं तो वो सिर्फ मेहमान है और उनकी बरकत है
और उनसे सीखी हुई चीज़ें हैं बिल्कुल, और वो वैल्यू है जो उन्होंने हमारी ज़िंदगियों में ऐड की है। हाँ जी। तो ये बड़ा अच्छा आपका सवाल था और मैं इस हाँ। पर बात भी करना चाह रहा होता हमेशा। क्योंकि आज़म भाई, करिकुलम्स, एजुकेशन सिस्टम इस वक्त बदल रहा है, और जब एजुकेशनल एक्सपर्ट्स ने ये देखा कि जो करिकुलम हम ऑलरेडी चला रहे हैं वो शायद उस तरीके से अपना रोल प्ले नहीं कर सका जिस तरह करना चाहिए था, क्योंकि एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट डिग्रीज़, वो आपको ज़िंदगी का कोड ऑफ कंडक्ट, फिर इसी तरह की ये जो मेहमान नवाजी है, प्यार से बात करना है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि मुन्नू भाई से जो आपने सीखा कि अगर आप सिर्फ एक बात सोच लें कि आपके सामने बैठे हुए इंसान में कोई एक ऐसी क्वालिटी ज़रूर है जो आप में नहीं है, तो यही उसको अपने से बेहतर समझने का बहुत बड़ा फॉर्मूला है। अब ये चीज़ें हमारे बच्चों में या हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं रही। एक दूसरी चीज़, ये तो ऑर्गेनिक लाइफ की हमने सारी बात की। जब ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आपकी कंप्लीट फैमिली आई, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा, जैसे अभी आपकी कहानी से भी आज मैंने क्यों माजी में झांका आपके, क्योंकि मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन को देखना चाहती थी। अब वो बच्चे, जाहिर बात है वो भी शेखुपुरा में, आपने भी वहीं पे उनको पाला पोसा। ये टेक्नोलॉजी जो थी या आईटी की जो दौर है, ये तो एक बड़ा मॉडर्न आइडियोलॉजी है और बड़ी लेटेस्ट आइडियोलॉजी है जो अभी बड़े बड़े स्कूलों को नहीं समझ आ रही। जी जी। ये आपकी फैमिली ने कहाँ से इसको ग्रास्प किया, और इतना फोरसाइटेड, इतनी दूरंदेशी कि आप लोगों ने ये समझ लिया कि टेक्नोलॉजी इज़ द नीड, आईटी इज़ द नीड ऑफ टाइम, एआई इज़ द नीड ऑफ टाइम। ये इतना डिफरेंट सा ट्रांजिशन ये लाइफ में किस तरह से आया? जी, ये बिल्कुल बहुत ही अहम सवाल है मेरी ज़िंदगी का, बल्कि ये ट्विस्ट होगा मेरी लाइफ का कि मैंने ये वाकई ट्विस्ट है। अच्छा, मेरे तीनों जो बच्चे हैं ना, जरदेश, महरोज और फातिमा जी, अच्छा, इनको कभी मैंने ना अपनी राय उन पे कभी मुसल्लत नहीं की, क्योंकि मेरे वालिद में मुझ पे नहीं की थी। राइट। तो वो उनसे मैंने सीखा था कि वो मैं जो भी करता था वो कभी मना नहीं करते थे और अप्रिशिएट करते थे। तो मैंने बहुत सारे तजर्बे किए, कुछ सही कुछ गलत हुआ, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस लेवल उनसे मिला, हाँ, वो आगे मैंने अपने बच्चों को भी दिया, ट्रांसफ़र किया। अच्छा, इनमें से फिर जो अर्जिश था, अर्जिश है, वो दूसरे नंबर पे मेरा बेटा है अर्जिश आजम, उसने ये सारा आइडिया उसका है। हाँ, उसने सबसे पहले ये फील किया कि मैं पाकिस्तान में टेक इकोसिस्टम पे काम करना चाहिए, जब वो 18 साल का था। और एफएससी के बाद उसने कहा मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, हाँ, और मैं जाद लैब्स के नाम से एक कंपनी बनाऊंगा। शायद उससे भी ये यहाँ से मिला कि उसने फाउंडर इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट किया था, ठीक है, और फिर उसे अमेरिका जाने का मौका मिल गया। उसने जब गूगल और फेसबुक के ऑफिस विजिट किए, सिलिकॉन वैली देखी, तो हमारे ये मानना है कि जब आप बड़ा देखते हैं तो बड़ा कर भी सकते हैं, बड़ा सोचते हैं तो फिर होता भी। तो उसने ये कंपनी बनाई, हमने उसे सपोर्ट किया। तब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं एक आम सा साफ़ी था, तो मैंने उसके लिए अपनी गाड़ी बेच दी, जो कि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। बिल्कुल। तो वो तब 10 लाख की गाड़ी बिकी थी, करोला एक्सेल आई थी, ठीक है, तो मैंने 6 लाख उसे दे दी और 4 लाख की मेहरान ले ली। तो उसे हमेशा ये एहसास रहता था कि मेरे बाप ने मेरी वजह से अपनी बड़ी गाड़ी बेच के या कंफर्ट छोड़ा है। तो मैं ट्रेनर था, मैंने यूएनडीपी के साथ काम भी किया, और कई जहान, जिस तरह बुल्ले शाह ने कहा कि बुल्ला की जाना मैं कौन, तो मैं अपनी तलाश में फिरता रहा और बहुत सारे मैंने काम किए एक ज़िंदगी में। और जिस तरह भुट्टो साहब ने कहा था कि कंसिस्टेंसी इज़ द वर्च्यू ऑफ स्मॉल माइंड्स, तो मुझे कोई एक काम करते रहना कभी अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने मुख्तलिफ काम किए और उसमें मुझे इस तरह वर्सटाइल लोग मिले, इस तरह दोस्त मिले। तो मैं जब मुख्तलिफ काम कर रहा होता था तो मेरे बच्चों को भी नया सोचना उन्हें अच्छा लगा। उन्हें लगा कि हम नया सोचें तो हमें कुछ नहीं कहेगा, बल्कि नया सोचने का कल्चर था मेरे घर में। मैंने 1991 में अपने गांव में फ्री होम स्कूल खोले। कराची से मैं देख के आया था, OPP से, रंगी पायलट प्रोजेक्ट। डॉक्टर अख्तर हमीद खान एक बहुत बड़े लेजेंड थे, तो उन्होंने कराची में घरों में स्कूल खोले थे कि एक घर में एक बच्ची को कहा कि 30 बच्चे अपने मोहल्ले के इकट्ठे करो, यहाँ एक साफ बिछाओ, एक पंखा लगाओ, उन्हें पढ़ाना शुरू करो। तो उनसे 10 रुपये फीस लो, 30 बच्चे 300 तुम्हें देंगे, तो 300 हम उन्हें देते थे मैचिंग सैलरी। अच्छा, तो जहाँ बच्चे नहीं पढ़ते थे, हमने छोटे छोटे मोहल्लों में मैंने 5 स्कूल खोल दिए, ठीक है। तो ये शेखुपुरा और फरुखाबाद जैसे इलाके में तो बहुत बड़ी फर्क चीज़ थी। हाँ, वो डिस्कस हुई, वो 10 साल स्कूल हमने चलाए। फिर वहाँ पे वालिद के नाम पे एक फ्री हॉस्पिटल हमने बनाया हुआ है, मेरे बड़े भाई खालिद यकूब उसको फीड करते हैं। तो वो 15 साल से उसको वो चल रहा है अस्पताल, जिसमें रोज़ 200 लोग
फ्री मेडिसिन लेते हैं, बिल्कुल ठीक। फिर अखुवत का दफ्तर मेरे घर में वहाँ शेखपुरा था, तो बिलासूर कर्जे वहाँ से मिलते थे। ठीक है। तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि कोई अदारा उन्हें कर्जा दे रहा है और उस पर उन्हें कुछ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। ठीक है। तो इस तरह के फिर मैं कहीं देखा, मैंने कहीं देखा कि इज्तिमाई शादियाँ होती हैं, मुरीदके में होती थी, आबद शाह साहब करते थे। तो मैंने 5 बच्चियों की शादियाँ अपने घर से की, कि इलाके की गरीब बच्चियाँ ढूंढी, उनके बारातें मेरे घर आई, तो उनको रुखसत किया। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि जब किसी वालिदैन को अपनी बेटी किसी के घर से रुखसत करना पड़े तो वो उसे कोई खुश नहीं होते, बेशक सारा सामान भी आप दे रहे हो, क्योंकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। फिर वो छोड़ा और आगे बढ़ गए। बिल्कुल ठीक। फिर मैंने दस्तरखान देखा लाहौर में, अल्लाह वाले दस्तरखान। हाँ जी। इसको रेप्लिकेट किया अपने गांव में, फरुखाबाद शहर है। राइट। तो 4 साल मैंने 100 लोगों का खाना मेरे घर बनता था और हम सर्व करते थे। इसका मतलब है कि आपने हमेशा आइडियाज़ को वेलकम किया और सिर्फ किसी के आइडिया को देख के अप्रिशिएट और नहीं किया, सिर्फ इंस्पायर नहीं हुए, बल्कि उसको अप्लाई भी किया वापस अपने ही कस्बे में। अच्छा आज़म भाई, आप खुद एक कंप्लीट लिटरेरी पर्सन, अदीब, ठीक है, आपका बहुत गहरा ताल्लुक अदब के साथ। मैंने आपकी बुक्स पढ़ी भी, वीडियोस भी बनाई, और मुझे वो ज़ाहिरी बात है, मैं अगर किसी चीज़ की बना रही होती हूँ तो मैं इंजॉय कर रही होती हूँ। बहुत खूबसूरत कलाम आपके, और आपके बच्चे कंप्लीट एक ऑपोजिट फील्ड में, यानी ये दो वही जो अभी मैंने बात की थी कि आपका टोटल ऑर्गेनिक और उनका टोटल लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ की तरफ वो है। टेक्नोलॉजी के आने से बहुत से लोगों का ये मानना है कि अदब या तो रिमोट हो जाएगा। आप क्या समझते हैं, किस तरह क्या अदब ज़िंदा रह पाएगा, और एक ही घर में जहाँ टेक्नोलॉजी भी है और अदब भी है? तो कहाँ देखते हैं आप लिटरेचर को, लिटरेचर की वैल्यूज़ को, कल्चर को और ये सारी चीज़ों को? क्योंकि ये रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी और एआई के आने से तो क्रिटिकल थिंकिंग और वो जो हम सोच के कभी लिखते थे, कुछ सोच के लिखा फिर पढ़ डाला, तो वो वाली चीज़ें तो अब सारी की सारी इधर उधर हो रही हैं। तो आप आने वाले वक्त को और अदब कल्चर को किस जगह देखते हैं इन दिस डिजिटल एरा? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ इस पे मेरे भी बहुत सारे रिजर्वेशन हैं कि टेक्नोलॉजी ने मुतासर तो किया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अदब जो है हमेशा आपको इर्द गिर्द का शऊर देता है, आपको सोचना सिखाता है, आपको आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करता है। तो हर बड़े प्रोजेक्ट के पीछे कोई ना कोई लिटरेरी आइडिया होता है, कोई इंस्पायरेशन होती है जी। अदब कभी ख़त्म नहीं हो सकता जब तक इंसानी इर्तिका है, और पहले दिन से ही है, और अदब से ही सारी चीज़ें फूटी हैं। ये ज़रूर है कि पैटर्न बदल गए। हाँ जी। अच्छा, अक्सर लोग गिला करते हैं कि नौजवान किताबों से दूर हो गए। मुझे भी इस बात का अफसोस है, क्योंकि हमारी जनरेशन ने जो किताब की खुशबू से जुड़े हुए थे, किताब तकिए के नीचे रख के सोते थे, किताब हाथ में होती थी, किताब का एक ताल्लुक था, और जिस आदमी किताब होती थी उस बच्चे की बाकी लोग रिस्पेक्ट करते थे कि हर वक्त कोई किताब होती। तो ये कमी तो है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सारी चीज़ें अभी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं और शक्ल बदल गई है। अच्छा, हमें पुरानी जनरेशन को लगता है कि बच्चा किताब क्यों नहीं पढ़ रहा, ये मुझे लगता है एक डेड लॉक है। अच्छा, अगर बच्चा किताब नहीं पढ़ रहा और वो स्क्रीन से पढ़ रहा है, तो हम अपनी किताबों को डिजिटल करके क्यों नहीं स्क्रीन पे डाल देते ताकि उन तक पहुंच जाए, ई बुक्स बना दें। अच्छा, हमें जिद ये है कि वो किताब तक आए, उन्हें जिद ये है कि किताब स्क्रीन तक आ जाए। हाँ जी। अच्छा, जो लोग डिजिटल कर देंगे अपने लिटरेचर को, राइटिंग्स को, वही जिंदा रहेंगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई आपकी, अब देखिए, जितनी पोस्टें हम सारा दिन देखते हैं उनमें से वायरल कौन सी होती हैं जिसमें कोई ना कोई शेर, कोई मिसरा, कोई अदबी बात अभी भी। तो आपको हमेशा अदब जो है ना वो इंसानियत को परवान चढ़ाता है, आपके जज्बात को एक ख़ास नहज देता है। बिल्कुल। तो मैं अगर शायर ना होता तो शायद मेरे बच्चे इतना बड़ा सोच ना सकते। बिल्कुल, क्योंकि मैं बड़ा सोचता था, तभी मैंने अपने बेटे को कहा कि FSC के बाद ना पढ़ो, उस पर ट्रस्ट किया, क्योंकि मैंने इकबाल को पढ़ा हुआ था और इकबाल ने कहा था कि खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। वाह। तो ये भी मैंने किसी शायर से ही सीखा था कि नौजवान हमसे अगली नस्ल के लोग होते हैं। हाँ जी। और मुझे उन पर ट्रस्ट करना है। बिल्कुल। तो अर्जिश पे मेरा जो ट्रस्ट था या अपने बच्चों पे, इसके पीछे भी इकबाल के एक शेर की इंस्पिरेशन थी। ठीक है। तो सिर्फ शक्ल बदलेगी अदब की, अदब कहीं नहीं जाएगा। डिजिटल बुक्स पढ़ी हुई हैं, बल्कि ज़्यादा सस्ती हैं,
मैंने सारी जिंदगी शायरी की किताबें छापी, बांटी, बड़ा महंगा लगता था। अभी मेरे पास PDF पड़ी हुई मेरी किताबें, मैं एक क्लिक में 10,000 लोगों तक पहुंच सकता हूँ और एक पैनी कास्ट नहीं आती। हाँ। मैंने पिछले दिनों एक दोस्त को 200 किताबें गिफ्ट की हैं और 1 रुपया मेरा खर्च नहीं आया। और ये डिजिटल एरा का ये कमाल है। बिल्कुल। सिर्फ ये कि हमारे बाइसेस हैं कि पता नहीं हर चीज़ सोशल मीडिया पे आ गई। देखिए इसके फ़ायदे कितने। मेरी एक दोस्त ने वीडियो बनाई शायरी की 3 मिनट की, वो वायरल हो गई और पूरी दुनिया ने मुझे शायर के तौर पे तस्लीम कर लिया, जिसके लिए मैं पूरी ज़िंदगी से स्ट्रगल कर रहा था, कर रहे थे। तो एक 3 मिनट की मेरी पोइट्री की वीडियो मेरी पूरी ज़िंदगी पे भारी है। बिल्कुल ठीक है। तो इससे मैं समझाता हूँ कि देखिए सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कितना बड़ा है, स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। अच्छा, अभी तक मुझे समझ नहीं पा रहे इस कमरे में जो बातें हो रही हैं ये लाखों लोगों तक इसी मीडिया के जरिए पहुंचेंगी, जो कभी मुमकिन नहीं था। बिल्कुल। और अपनी शायरी डाल दो सोशल मीडिया पर, घर बैठे पढ़ लेंगे, देख लेंगे और शायद घर बैठे ज्यादा एंजॉय भी कर रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये जो फ्यूचर फेस्ट मेरे बच्चे करा रहे होते हैं और मुल्क में $200 मिलियन से ज़्यादा पैसे आए हैं, येंगो को मेरा बेटा लेके आया अर्जिश पाकिस्तान में, और जो कुछ हम पाकिस्तान में कर पाए हैं, तो मेरी तरजीह ये बन गया, शायरी मैं नहीं आजकल मैं लिख ही नहीं रहा, मुझे लगा कि शायर बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क को भी ज़रूरत है टेक के हवाले से बहुत सारे ग्रोथ की, इकोसिस्टम बिल्डिंग की। हमारे बच्चों को रोज़गार चाहिए। ठीक। तो मैंने पिछले 4 साल से अपना लिखना पढ़ना छोड़ा हुआ है, सेक्रीफाइस किया है, और आप टेक की तरफ आए। और इसलिए आया हूँ कि इसमें मेरा रोल मुझे लगता है कि ज़्यादा वाइटल है, ज़्यादा बड़ा है। मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, और अगर मैं सिर्फ शायरी करता तो शायद उतना बड़ा इम्पैक्ट ना होता मुआशरे पे। तो एक शायर को ये भी चाहिए कि वो ख्यालों से निकल के अमली ज़िंदगी को भी फेस करे, और लोगों की ज़िंदगियों को बदलने के लिए कुछ करना चाहिए। कोई ख्याल तब तक किसी की ज़िंदगी को नहीं बदल सकता जब तक वो अमल ना बने, अमली जामा ना पहने। आप सारा दिन पढ़ते रहें, सारा दिन सुनते रहें। हमारी कौम में एक नया सिंड्रोम है कि हम अच्छा सुनने की बीमारी है हमें। बिल्कुल ठीक। हम सारा दिन मोटिवेशन स्पीकर को सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। बिल्कुल। कोई एक वीडियो सुने, उस पर अमल शुरू कर दें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक। इतना मज़ा आ रहा है मुझे आपसे बात करके कि मेरा दिल चाह रहा है कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपकी इजाज़त से एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ, 4 शेर सिर्फ ना। ठीक है। कि इल्म दा ना ही कोई हिसाब, ये आपने भी पढ़ी हुई है मेरी नज़र। इल्म दा ना ही कोई हिसाब, हर बंदा एक नवी किताब, हर बंदा एक नवी किताब। भावें लख दलीलां घड़, कई सवाल ने बिना जवाब, ते कम किसे दे आवन लई, रखिए ना कोई मुख सवाब, ते सच पी के मर जाइए आज़म, तकिए ना कोई झूठा ख्वाब। वाह, खूबसूरत। बहुत शुक्रिया आज़म भाई, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थी वो कहानी जो आज हमने आपके साथ शेयर की, और आज की इस कहानी से कम से कम मेरा टेक अवे ये है कि जो दिल यकीन से खाली होता है वो हर्फ का मोहताज रहता है, और जो दिल ईमान से पुर होता है वो हर्फ का मोहताज नहीं होता। कहाँ से चले, कहाँ तक आए, कितने कंट्रीब्यूशंस दिए पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए, पाकिस्तानी यूथ को प्रमोट करने के लिए, ये वो कंट्रीब्यूशंस हैं जो आज़म भाई जैसे लोग इस वक्त पाकिस्तान के बीच में, और उनके बच्चे और उनकी पूरी फैमिली जो है वो कर रही है। इसी के साथ मैं अपने शो को यहाँ पे एंड करूँगी, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे और अपने इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखेंगे। Until next time, this is Gulsana Mansha signing off from only this episode of Lens and Light with Gulsana Mansha. Allah Hafiz.